हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स यानी 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 6। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस बार आपको सबको पता है कि एमसीक्यू जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की हमको बेसिक चीजें यानी जो बेसिक चीजें हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होती हैं, तो आज हम उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे या इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी किताबें जो भी हैं अपने रजिस्टर वगैरह हाथ में ले लें और मैं यहाँ आपको लाइन से समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब यहाँ देखोगे कि मैंने यहाँ पर 3 एक जैसे लाइन सी काट दी है। ठीक है, तो अब इनमें से आप इसको कहेंगे लाइन, इसको क्या कहेंगे लाइन, इसको कहेंगे रे और इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब क्या लाइन होती है क्या रे होती है देखने में तो कैसी लग रही है। ठीक है, तो जो दोनों तरफ से देखो, आप यहां देखोगे कि दोनों तरफ से इस तरफ भी आगे बढ़ रही है और इस तरफ भी आगे बढ़ रही है, दोनों तरफ एरो बन रहे हैं, इसका मतलब ये खत्म नहीं है यानी दोनों तरफ से चालू है, तो उसे बोलते हैं लाइन। ठीक है, जहां पर यहाँ देखेंगे आप, इसका एक एंड पॉइंट है और बाकी तरफ से ही चालू है, एक तरफ से चल रही है। ठीक है, तो जो एक तरफ से एंड होती है और एक तरफ से चल रही होती है उसको बोलते हैं रे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों तरफ से ये एंड हो चुकी है यानी इसकी दोनों तरफ से खत्म हो चुकी है, दोनों तरफ से एंड है, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसकी एक निश्चित या ऐसा बोले इसकी फिक्स वैल्यू हो सकती है, इसकी क्या 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन लाइन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात कि लाइन क्या है, रे क्या है और सेगमेंट क्या है, तो आपको इसमें भी एमसीक्यू में कुछ पूछ सकता है। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं। ठीक, मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये 3 पॉइंट ले लिए हैं और आप देखोगे अगर हम तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं, ठीक है, तो एक लाइन या लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक, यानी अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, किसमें है, एक ही लाइन में है, तो इन पॉइंटों को हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। ठीक है, और अगर मान लो 3 पॉइंटों में से अगर एक भी पॉइंट, तीनों पॉइंटों में से अगर 2 पॉइंट तो ठीक थे लेकिन तीसरा एक पॉइंट अगर हट गया, तो यहाँ आप देखोगे कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद, इन तीनों पॉइंटों को मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार से फिगर बनी। तो ये तीनों पॉइंट जो थे ये थे नॉन कॉलिनियर। क्या थे ये, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे पता लगाओगे कि पॉइंट कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखोगे अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो हम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं। मान लो हमने तीनों पॉइंट का नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी जितना ए बी है और जितना बी सी है इन दोनों को जोड़ने पर, प्लस करने पर अगर ये तीसरे के बराबर आता है, यानी तीसरी यानी ए सी के बराबर आता है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, मान लो अगर इस पॉइंट को ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं और इसको सी कहता हूं, तो यहाँ ए बी और यहाँ बी सी, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ए बी को और बी सी को, तो वो ए सी के इक्वल नहीं आएगा, यानी जहां पर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं होंगे। ठीक, समझ में आ गया कि कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं और नॉन कॉलिनियर कौन से होते हैं। ठीक, इतना प्रोसेस समझ में आया। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, तो हम आगे चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसने को मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स। ठीक है, अब एंगल की बात करें अगर हम, तो एंगल बनता कब है, तो देखो जब 2 रे, यानी जब 2 रे, अभी हमने पढ़ा कि रे क्या होती है, जो एक तरफ से चालू है और एक तरफ से एंड पॉइंट है। ठीक है, और मान लो ये 2 रे हैं। ठीक है, अब ये 2 रे, जब 2 रे एक ही कॉमन पॉइंट से जाए, मतलब ये एक रे है, इसका पॉइंट ये है एंड पॉइंट। ठीक है, और एक और हमने एक रे खींच दी। ठीक है, ये रे, ठीक है, 2 रे और दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, तो उनके बाद उनसे मिलाने से जो बनता है वो बनता है आपका एंगल। क्या बनता है आपका एंगल। ठीक है, तो 2 रे और उनका कॉमन पॉइंट एक हो तो उससे बनता है आपका एंगल। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, यानी एंगल कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है, तो समझ में आया कि एंगल बनता कैसे, कि जब दो रे उनका कॉमन पॉइंट एक हो। ठीक है, तो ऐसा बनता है एंगल। अब बात करते हैं एंगल के टाइप की, कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यदि आपका एंगल है और आपके एंगल का जो नाप है, यानी इसकी माप जो है, मेजर जो है, वो 90 से कम है, यानी 90 से लेस देन 90। अगर 90 से कम है तो हम ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, सबको पता हो शायद, नहीं पता। ठीक है, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर ये एंगल एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे है, कितने पर है, 90, और ज्यादातर 90 का हमेशा एंगल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपका एंगल अगर 90 का है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, अगर आपका एंगल बिल्कुल 90 का है तो उसे बोलेंगे राइट एंगल। यदि आपका एंगल जो है 90 से ज्यादा है, यानी 90 से अधिक है, मोर देन 90, क्या है आपका, मोर देन 90, तब हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो 90 से ज्यादा कैसे बनेगा, तो 90 से कम इस तरफ को, तो 90 से ज्यादा थोड़ा ऐसा बन जाएगा, यानी लगभग इस प्रकार का। तो 90 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 90 से कम, 90 से कम एक्यूट 90, एग्जैक्ट 90 वाला जो होगा आपका 90 को राइट एंगल होगा, और 90 से ज्यादा जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो शायद 91 भी अगर आपको आ जाए तभी ये 90 से ज्यादा है, तो हम इसको भी बोलेंगे एक्यूट। ठीक है, ऑब्ट्यूज। इसके बाद अगर सीधा बिल्कुल एक लाइन और ऐसे करके बन रहा है एंगल, ठीक है, 180 का एंगल। आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, पूरा 180 का बनता है। तो अगर कोई एंगल आपका 180 का है तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। ठीक है, अगर आपका एग्जैक्ट बिल्कुल 180 का एंगल बन रहा है। इसके बाद एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब वो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने एक एंगल बना लिया ये, और मान लो मैंने ये कह दिया एंगल 60 का है। ठीक है, अब इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं, मान लो एंगल ABC। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आता है कि एंगल ABC का रिफ्लेक्स बताओ, यानी रिफ्लेक्स एंगल बताओ। ठीक है, तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि इसको छोड़कर, यानी इसको आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। सॉरी, कितने का बनता है, पूरा मिलाकर 360 का, यानी अगर यहां से हम ऐसे करके बनाए तो पूरा बनना चाहिए 360 का। ठीक है, और हमसे इसने पूछा है कि एंगल ABC का रिफ्लेक्स बताओ। क्या बताओ, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स में करना क्या है, आपको 360 में से जिसका भी रिफ्लेक्स पूछा है, यानी ABC का रिफ्लेक्स पूछा है, तो इसको हटाना है, यानी इसको छोड़ देना है। कितना, यानी 60, यानी 360 में से आपको 60 हटा देना है, कितना बचा, 300। ठीक है, तो अगर ABC का यहाँ रिफ्लेक्स पूछा है तो 60 हटाने के बाद कितना बचा, 300, तो इसका रिफ्लेक्स हो गया 300। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो हमेशा आपका 180 से तो ज्यादा होगा, यानी मोर देन 80 होगा, 180 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, 180 से ज्यादा होगा, और 360, यानी 180 और 360 के बीच में होगा। ठीक है, 180 और 360 के बीच में होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल समझ में आया। ठीक है, 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम, यानी 360 से कम होगा। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया एंगल क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो ये थी हमारे एंगल की बात। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा, ठीक है, आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कौन सा सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते कौन से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर दे दिया 60, 20 और 70, 30 एंड 50, 40। ठीक है, ठीक है, मैंने एक पेयर ये दे दिया, मान लो आपको एक पेयर ये दे दिया मैंने आपको, और एक पेयर ये दे दिया आपको। ठीक है, तो इनमें से जिन पेयर का, यानी जिन दो एंगल का सम 90 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 90। जिन दो एंगल का सम जो है 90 आ रहा होगा, समझ लो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है।
इन दोनों की बात करें तो 100 आ रहा है, तो ये भी नहीं, इन दोनों की बात करें तो 90 आ रहा है, तो ये कम्प्लीमेंट्री है। सिंपल, जिन दो एंगल का सम 90 आए उन्हें क्या बोलेंगे हम, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपको इसमें एमसीक्यू में पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, अगली बात, कम्प्लीमेंट्री के बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, वही जिन दो एंगल का सम 180 आएगा, जिन दो एंगल का सम 180 आएगा वो आपके सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लो अगर मैंने आपको 110 और 70 दे दिया, नहीं तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, आपको प्लस करने पर 180 आएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे हमारा एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आप बहुत बार यूज करते होंगे इसको कि, ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर मैं इनको नाम दे देता हूं कुछ, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है, और एंगल सी बी ए, ठीक है, और एंगल ए बी डी, यानी इसमें आपको तीन एंगल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक ये वाला एंगल, यानी यहां से कर, एक ये वाला एंगल और एक ये पूरा बड़ा एंगल। ठीक है, तो आप यहां देखोगे कि इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करने पर क्या आएगा, बड़ा वाला यानी ए बी डी आएगा। सिंपल, अगर मैं बात करूं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये छोटा वाला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 30 है। ठीक है, और सी बी डी, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर कहूं मान लो 35 है, कितना है 35, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी इक्वल टू, अब यानी ये और ये इन दोनों को मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए, ए बी डी के, एंगल ए बी डी। ठीक है, यानी अगर इसकी बात करें हम तो ये कितना आपका 30 है, इसकी बात करें तो ये कितना 35 है, और इन दोनों की बात करें अगर हम बात करें ए बी डी कितने का होगा, तो ए बी डी होगा आपका 65। ठीक है, यानी ऐसे एंगलों को हम कहेंगे, यानी जिन दो एंगलों को, दो के लिए तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनको एंगलों को जोड़ने पर बड़े वाले के बराबर आता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अगर हम इन दोनों को बोलेंगे अब आपस में दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अगला आता है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, मिटा दो उसको। ठीक है, ठीक है, अगला है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। बहुत ही आसान। अब अभी तक हमने पढ़ा था, जब बहुत से लोग कंफ्यूज, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लीनियर में और सप्लीमेंट्री एंगल में। तो लीनियर पेयर एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 आता है। कितना आता है, 180। मतलब अब भैया सप्लीमेंट्री का भी तो 180 आ रहा था, लेकिन उसमें ये फर्क है कि यहाँ पर लीनियर में दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, यानी उन सबको जोड़ने पर अगर आपका 180 आ रहा है तो वो लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, मान लो ये ठीक है, चलो फिलहाल 3 ले लिए, मानो एक ही एंगल हो गया, एक ही एंगल हो गया, एक ही एंगल हो गया। अगर इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 180, तो यानी ये तीनों के तीनों क्या है, आपके लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम बात करें इसको प्लस करने पे 180 आएगा, क्योंकि लाइन पे बन रही है, तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब 2 बन रहे हो, 3 बन रहे हो, 4 बन रहे हो, कितने भी एंगल बने हो, आपको सबको प्लस करने पर 180 आ रहा है। कितना आ रहा है, 180, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, इसके बाद आगे आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, सिंपल। जब दो लाइन, ठीक है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटती हैं किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है। जब दो लाइन, हाँ ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो एक पॉइंट पे काटती है, ठीक है। मान लो ये दो लाइन है, ये कभी भी नहीं काटेगी। जो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो यहां बात कर रहे हैं हम कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, इसके बाद हमें यहाँ पर आपको चार एंगल बनने हुए दिखाई देंगे, यानी एक एंगल, दो एंगल, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। आपको यहाँ चार एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो आमने सामने वाले होंगे, अपोजिट वाले जो होंगे, वो एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर मान लो हमें पता पूरा 360 होता है, मान लो ये 120 है, ठीक है। ये वाला अगर एंगल 120 है तो इसके सामने वाला ये वाला भी कितना होगा? 120 होगा। क्यों? अगर रीजन पूछे क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी 120 हो गया। अब बताओ यहाँ का कितना होगा? तो ये होगा 60, देन ये भी कितना होगा? 60, ठीक है। तो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बता दिया कि अगर दो लाइनें काटती है तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाती है, और अगर वो नहीं काटती है तो वो क्या कहलाती है? पैरेलल्स कहलाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं, वो जरा ध्यान रखना। इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस हैं और यदि उनके बीच से एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है, यानी इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए अगर एक लाइन जा रही है, यानी दो पैरेलल लाइंस को जब कोई भी लाइन काटती हुई जाती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि 8 एंगल हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने? 8। कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 एंगल यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से 4 एंगल यहाँ बन होंगे, तो मान लो इसको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 8 एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ संबंध है, वो क्या है, ठीक है। और उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किसकी बात करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ठीक है। तो ये जितने का होगा उतने का ये वाला भी होगा, ठीक है। जितने का एंगल 1 होगा, यहाँ पे जितना भी होगा, मान लो 30 है तो ये भी 30 का ही होगा। रीजन क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान रखना, लाइन पैरेलल देनी होनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी रखेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। इसी प्रकार से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो 2 में 6, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है। इसी प्रकार से 4 और 8, यानी एंगल 4 का एंगल 4 ये रहा, ठीक है, और एंगल 8 ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट बचता है 3 एंगल 7, यानी 3 और 7। तो ये भी क्या है? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। तो ये कहीं भी आपको इनमें से कोई सा भी एक दे देगा। मान लो एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, यहाँ पर आपको 30 दे देगा, मान लो 3 में आते, मान लो आपको यहाँ पर 30 दे देगा और कहेगा एंगल ये बताओ, यहाँ पे एक्स दे देगा, तो कितना होगा? डायरेक्ट आपको बता देना है कि ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो इस पे बहुत चांसेस है एमसीक्यू आने के, ठीक है, क्वेश्चन बनने के।
तो पहली बात तो समझ में आ गई कौन कौन से पेयर बराबर होंगे। दूसरी बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? देखो इसकी छोटी सी पहचान तो ये होती है कि Z, जहां Z मान लो Z आपने देखा होगा ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये Z वाले जो कोने होते हैं, ठीक है, ये कोने के जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ध्यान रखना Z इस प्रकार से बन सकता है और हम उल्टा Z बनाए तो उस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनमें से देखोगे कौन कौन सा में Z बनना है, लगभग यहाँ से ऐसे कर ये। ठीक है, यानी 4 में और 6 में आपको Z बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 4 और एंगल 6 Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो 4 और 6 दोनों के दोनों बराबर होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी के प्रकार से एक यहां बनना होगा आपको, देखो ये 3 और 5 का। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसमें से भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसको मिसिंग कर ये पूछ सकता है या इसको मिसिंग कर ये पूछ सकता है। इतनी बात समझ में आई। फिर आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो इंटीरियर थे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर। ठीक है, अब एक्सटीरियर कौन से होंगे, तो जैसे कि हमने Z वाले लिए हैं इंटीरियर, तो इसी प्रकार से 1 और 7, देखो ध्यान से 1 और 7। जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 था, तो यहाँ पर 4 के ऊपर क्या है 1, 4 के बाहर क्या है 1, और यहाँ पे 6 के बाहर क्या है 7। तो इसी प्रकार से एंगल 1 और एंगल 7 जो होंगे वो होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 1 से 7 हो गया, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब हमने Z लिया था तो 3 और 5 था, यानी 3 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 8। तो इसी प्रकार से हमारा 2 और 8 जो भी होंगे वो भी क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये इनमें से आपसे कोई भी मिसिंग अगर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, फिर अब यहाँ पर आप देखो कि एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों इन एंगल की बात करें अगर, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल की अगर हम बात करें, यानी एंगल 4 की बात करें और एंगल 5 की बात करें। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो एंगल होंगे उनका सम 180 आएगा। यानी अगर आपको ये वाला एंगल दे दिया और आपसे ये वाला पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है इन दोनों को टोटल करने पर कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपको दे रखा होगा तो 180 से माइनस करके दूसरा निकाल सकते हो। इसी प्रकार से यहां पर चले जाओ, 3 और 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। अगर आप इन दोनों को भी प्लस करोगे तो इनका भी क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम कि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। ठीक है, एक तरफ के एंगल है और इनका टोटल कितना आता है, 180 आता है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको और बढ़िया तरीके से भी बता सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये एग्जाम के पर्पज से बना रहा हूं मैं, एमसीक्यू के पर्पज से, कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पर, तो उनमें आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, थोड़ी समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और छोटे मोटे पॉइंट हैं वो भी मैं बताता हूँ, तो फिलहाल मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये सब आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में आपको सब चीज दे रखी है, बट थोड़ा समझाने वाला चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ थ्योरम है जिनको सिंपली समझा देता हूं कि वो कहते क्या है। कह रहा है कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर ये पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसी के प्रकार से एक चीज समझ लो, हाँ ये 3 पैरेलल लाइंस लिखी है। ठीक है, कितनी पैरेलल लाइंस है, 3। अब हम बात करते हैं कि ये पैरेलल मान लो L है, ये M है और ये N है। ठीक है, अगर L लाइन जो है वो M के पैरेलल है, यानी L पैरेलल टू M। ठीक है, L लाइन जो है वो M के पैरेलल है, और हमें दे रखा है कि M जो है वो N के पैरेलल है। ठीक है, M किसके पैरेलल है, N के। तो ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये वाली भी इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब L पैरेलल होगी N के। ठीक है, यानी अगर ये 2 लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो तीसरी वाली के खुद ब खुद पैरेलल होंगी। ठीक है, ये इसके समांतर थी तो, और ये वाली इसके समांतर थी, इसका मतलब ये वाली इसके भी समांतर होगी। ठीक है,
एक छोटी बात ये है, इसको भी ध्यान रखना। आगे अब कुछ ट्रायंगल के बारे में हम समझ लेते हैं, थोड़ी छोटी बातें। ट्रायंगल के बारे में क्या है, सबसे पहली बात नॉर्मल सी कि एक ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यानी 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। ठीक है, ये तो आई होप सबको पता हो गया ये बात। अगली बात, if the side of the triangle produce then exterior angle form is equal to the sum of the other two interior opposite angle। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम, ये वाली थ्योरम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल की, हमने ट्रायंगल की किसी भी साइड को आगे बढ़ाया, किसी भी साइड को, मान लो ये प्रोड्यूस करा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाहर एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये वहां पे बाहर जो एंगल बनेगा वो इसके सामने जो अपोजिट एंगल बचे हैं उनके सम के इक्वल होगा। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे कह दूं 30 है और यहाँ पर 40 है, देन ये वाला कितने का होगा, 70 का। मतलब कि इन दोनों के एंगल्स का सम वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इस बात को दोबारा सुन लो कि किसी भी ट्रायंगल में, यानी कहीं भी कोई सी भी साइड को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी अगर इसको भी प्रोड्यूस करेगा, अगर इसको प्रोड्यूस करा तो यहाँ पर बाहर ये एंगल बना। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो इन दोनों के, यानी इसके अपोजिट जो बन रहे हैं एंगल, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी अगर आपको मैं बोल दूं कि अगर ये 40, मान लो अगर ये मैं कह देता हूँ 70 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आया होगा। ठीक है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, 40। क्लियर। तो किसी भी साइड को प्रोड्यूस करने पर जो बाहर एंगल बनेगा वो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे, अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है, ठीक है, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल, अगर यहां से प्रोड्यूस करते हैं तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल उनके इक्वल होगा। ठीक है, एक ये थोड़ा मैं कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते होंगे जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और साथ के साथ तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहां हर एक एंगल 60 का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की, यानी जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइडें इक्वल है, यानी ये साइड ये इक्वल है। तो अगर इस ट्रायंगल की दोनों साइडें इक्वल हैं, देन इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर ये वाली साइड यानी की साइड के इक्वल है, देन जितना भी एंगल होगा उस वाला एंगल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, अब 7 चैप्टर के बारे में और कुछ बात है छोटी सी, उस बात को भी सुन लेते हैं हम। कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, क्या बनाया, ये ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल का नाम चलो दे देते हैं हम ABC दे देते हैं। और मैं इस ट्रायंगल की तीनों साइडों पे कुछ नाम देता हूँ। मान लो ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, सॉरी ये 3 है और ये 4 है। देखने में ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा, सबसे लार्ज एंगल कौन सा होगा, एंगल A, एंगल B या एंगल C, तो बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी साइड देखो कौन सी है, सबसे बड़ी साइड जो भी होगी, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट यानी सामने जो भी एंगल बन रहा होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ी साइड जो होगी उसके सामने जो एंगल बन रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी साइड देख लेनी है और उसके सामने जो एंगल बन रहा होगा वो समझ लो सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि सबसे छोटी या सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो सबसे छोटी साइड के सामने जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, इस पर बहुत तरीके से एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। कैसे पूछेगा, देखो इस प्रकार से पूछ लेगा आपको कि मान लो आपको ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, और ये वाला एंगल दे देगा आपको 30, ये वाला एंगल दे देगा आपको 40 और ये वाला एंगल मान लो आपको दे देगा 110। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ABC में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, AB, BC या AC, AB, BC या AC। तो आपको देखना कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, जी ये सबसे बड़ा एंगल ये है। ठीक है, तो इस एंगल के सामने जो सबसे बड़ी साइड होगी, इसके एंगल के सामने जो साइड होगी, यानी इस सामने क्या है, AB। ठीक है, तो AB यहाँ पर सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, और उल्टा अपोजिट पूछ सकता है वो कि मान लो आपको एंगल दे देगा, आप कहेगा सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटे एंगल के सामने जो होगी सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब या तो आपको
साइड देकर पूछ सकता है सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जैसे कि मैंने इसमें पूछा था। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी और पक्का एमसीक्यू क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और बहुत से, और उम्मीद करता हूँ अगर आप ये समझ के से आओगे कर जाओगे तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, कोई और चैप्टर लेके चलते हैं। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है।